नमस्कार। मैं प्रोफेसर सुषमा पांडे, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से इस ऑनलाइन व्याख्यान में जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का, सभी शिक्षक प्रशिक्षकों का, सभी शैक्षिक प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू गिव माई लेक्चर कंसंट्रेट ऑन दी टॉपिक लेसन प्लानिंग। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं कुछ आपको बातें बताना चाहती हूँ। पहले तो आप इस बात को समझिए कि शिक्षा जीवन के लिए, जीवन वतन के लिए, इस प्रकार का ध्येय के लिए हमें ऐसे छात्रों की जरूरत है जो शिक्षित होकर के भारतीय समाज, भारत राष्ट्र के प्रति अपने जीवन को समर्पित करके आगे बढ़े। और इस प्रकार के विद्यार्थियों को तैयार करने का जो आवश्यकता है, जो भाव है, वो शिक्षकों के ऊपर है, वो भार है। और इस प्रकार के टीचर्स की तैयारी करने के का दायित्व जो है वो शिक्षक प्रशिक्षकों पर है। तो जरूरत इस बात की है कि हम टीचर एजुकेशन को किस प्रकार से देखें। टीचर एजुकेशन क्या करता है? ऑल ऑफ यू आर कनेक्टेड टू टीचर एजुकेशन, यू नो अबाउट इट। टीचर एजुकेशन इज मेंट फॉर प्रिपेयरिंग टीचर्स फॉर टीचिंग इन वेरियस क्लासेस। तो टीचर एजुकेटर्स, इसका मतलब एक बहुत बड़ा दायित्व है टीचर एजुकेटर्स के ऊपर और टीचर्स के ऊपर, विच यू आर गोइंग टू बी इन दी फ्यूचर क्लासरूम्स। तो उसके लिए मैंने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके लिए चयनित किया है। सबसे पहले ये है कि टीचर करता क्या है। लोग, एक बहुत ही छोटी सी कहावत है, मैं आपको बताऊं। लोग कहते हैं कि अगर डॉक्टर से कोई कमी हो जाए तो वो कब्र में दफन हो जाती है। अगर वकील से कोई कमी हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो वो फाइल्स में दफन हो जाती है। लेकिन शिक्षक से किसी प्रकार की त्रुटि की हम उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टीचर जो त्रुटि करता है वो उसके साथ जीवन भर बच्चों के साथ रहता है, क्योंकि वो कमिंग जनरेशन को प्रिपेयर करता है। तो अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो वी आर हैविंग ए लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। We cannot actually think that we are working in a small classroom which is situated in a rural background or so and so. Means, agar we are working in a small classroom, we are teaching in a small classroom, but we are preparing our nation. We are builders of our nation. तो इस दायित्व को अगर हम ध्यान में रखें तो शिक्षक का सबसे बड़ा कार्य क्या है? मानव निर्माण। एक ऐसी फैक्ट्री में हम काम करते हैं जिसमें दिन रात काम चलता है, और दिन रात काम चलने के कारण स्थिति ये है कि हम उस फैक्ट्री में अलार्म बजने के साथ हम पैर का धूल झाड़ के घर में जाके आराम नहीं कर सकते। हमारी फैक्ट्री में दिन रात मानव निर्माण का कार्य चलता रहता है। तो अगर हम इस बात पर हम अगर जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट क्वालिटीज अ टीचर शुड बी हैविंग और व्हाट आर आवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। All of you know there are two aspects of teacher education. One is theoretical aspects and second is practical aspect. मैं आपको बताऊं, मैंने BTC से लेके आज तक की सारी ट्रेनिंग की। मुझे हमेशा ये लगता है theoretical aspects can be prepared through various types of mode, but practical aspects are needed to be more emphasized. क्योंकि जो व्यवहारिक ज्ञान है वही वास्तव में शिक्षक को कक्षा शिक्षण के लिए तैयार करता है। तो शिक्षण क्या है? टीचिंग क्या है? एक्चुअली इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी। टीचिंग इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी, इट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स, इट इज अ गाइड फॉर अ टीचर, इट इज अ टीचर गाइड फॉर नर्चरिंग ए क्लासरूम, इट इज अ वर्क बिफोर टीचिंग, इट इज अ स्टेप फॉर टीचिंग। तो मीन्स all these types of works are known as teaching. तो टीचिंग को अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन टीचर एंड टॉट। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य एक संबंध है, एक ऐसा संबंध जो, और ये है एक अंतःक्रिया। एक टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। एक टीचिंग के द्वारा we make such an environment in which we impose our all techniques, strategies. In that environment, students are intended to change their behavior. That is teaching. It is not merely imparting knowledge. It is not merely giving information. It is something else. तो teaching the base of the teaching is the base of making effective lesson plan.
जितना बढ़िया हम पाठ योजना बनाएंगे उतना ही अच्छा हमारा शिक्षण होगा। ये बात आप जानिए। पाठ योजना मतलब शिक्षक कितनी तैयारी से कक्षा में प्रवेश करता है, हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड आवर क्लासरूम टीचिंग, दैट इफेक्ट्स आवर क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटेजीज एज वेल एज अ टीचर्स इफेक्टिवनेस। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसलिए हम लेसन प्लान की अवधारणा को हम बहुत अच्छे तरीके से समझें। हम व्हेन वी आर गोइंग टू मेक लेसन प्लान, वी शुड बी अवेयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, that what is the concept of lesson plan, what is the need of lesson plan, what is the importance of lesson plan, what is to be prepared, what is to be known before preparing lesson plan, and what are the steps of preparing lesson plan. All these things to be known by you. So my lecture will emphasize on all these points. So then let us discuss what is lesson plan. Actually, lesson plan is a strategy or a planning of teaching. Means it is a guide for a teacher before entering the classroom. It is a preparation of a teacher before entering the classroom. It is a direction for a teacher before teaching. It is a written direction. It is a direction which is made by the teacher while knowing the student psychology. तो एक्चुअली क्या है कि शिक्षण जो टीचिंग लेसन प्लान का जो कॉन्सेप्ट आया वो गेस्टॉल्ट की साइकोलॉजी के फलस्वरूप आया। जिसने ये कहा, जिसका गेस्टॉल्ट का आप जानते हैं, वो टोटलिटी में, समग्र में विश्वास करता है। मीन्स कि टीचिंग क्या है, जो सीखने के सभी यूनिट्स, सभी रिसोर्सेस, सभी एक्शंस, सभी एफर्ट्स और सभी प्रकार के इन्वायरमेंट को जो एक करके जो कार्य करने से अधिगम के जिन उद्देश्यों की, मीन्स सीखने के जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हम करते हैं, जिसके द्वारा हम प्राप्ति करते हैं, वो है शिक्षण। तो मीन्स टीचिंग क्या है? टीचिंग एक समग्र वो प्रयास है। इट इज अ टोटलिटी ऑफ एफर्ट which is given by the teacher before entering the classroom. That is all the efforts which is made by the teacher to give his or her own before entering the classroom to make his or her teaching effective. तो ये क्या है, इसका महत्व क्या है? देखिए, अगर लेसन प्लान का मतलब आप समझ गए हैं कि हम कक्षा में जाने से पहले वो सारी बातें सोच लें। क्या सोच लें? टू whom वी आर गोइंग टू टीच, हम किसे पढ़ाने जा रहे हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू टीच, हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। हाउ वी आर गोइंग टू टीच, हम कैसे पढ़ाने जा रहे हैं। वेयर वी आर गोइंग टू टीच, हम कहाँ पढ़ाने जा रहे हैं। हाउ मच वी आर गोइंग टू टीच, हम कितना पढ़ाने जा रहे हैं। वाई वी आर गोइंग टू टीच, हम क्यों पढ़ाने जा रहे हैं। वाट वी आर गोइंग टू टीच, हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। और whom वी आर गोइंग टू टीच, हम किसे पढ़ाने जा रहे हैं। मीन्स all these are the question which should be in the mind of the teacher, and teacher should find answers of all these questions before entering the classroom. And the answer of all these questions is lesson planning. जब हम ये सारी बातों को सोच लेते हैं कि हम किसे पढ़ाने वाले, कहाँ पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं, कितना पढ़ाने वाले हैं, क्यों पढ़ाने वाले हैं, किस प्रकार से पढ़ाएंगे, किन किन चीजों की आवश्यकता होगी और पढ़ाने की आवश्यकताएं क्या हैं, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द एस्पिरेशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द लेवल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। अगर इन सारे बातों को टोटलिटी में हम इन सारे बातों को इंटर करने से पहले सोच लेते हैं और उसको एक रिटन फॉर्म में हम बनाते हैं उसका आंसर, दैट इज एक्चुअली लेसन प्लानिंग। और एक बात आप अच्छी तरीके से समझिए, लेसन प्लान, व्हेन वी मेक ए लेसन प्लान, तब हमें क्या जरूरत है, व्हाट शुड बी नोन बाय ए टीचर बिफोर मेकिंग दी लेसन प्लान। क्या हमें जानना चाहिए? जानना ये चाहिए कि कंटेंट क्या है, हम क्या पढ़ाने वाले, व्हाट इज द सब्जेक्ट,
विषय क्या है, विषय पर हमारी पकड़ कितनी है, व्हाट इज द नॉलेज ऑफ अ टीचर विच ही इज गोइंग टू टीच इन द क्लासरूम। दूसरी बात, उस चीज को पढ़ाने के लिए हमें किन किन सहायक सामग्रियों की, किन किन साधनों की जरूरत होगी, वो क्या है। दूसरी चीज ये है कि हम इस बात को ध्यान रखें कि जिनको हम पढ़ाने वाले हैं उनका स्तर क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी समस्या क्या है, वो किस प्रकार से हमारे हम क्या ऐसी विधियां क्या हैं जो उस पाठ योजना को पढ़ाने के लिए जरूरत पड़ेगी, हमारे शिक्षण के सिद्धांत क्या, व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, हमारे शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, शिक्षण की युक्तियां क्या होंगी, हमारे शिक्षण के सूत्र क्या हैं, मैक्सिम्स ऑफ द टीचिंग क्या है। शिक्षण सूत्र आप जानते हैं ना, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्वसनीय से अविश्वसनीय की ओर, दृश्य से विजिबल से इनविजिबल की, विजिबल टू इनविजिबल। तो ये जो शिक्षण सूत्र, किन किन शिक्षण सूत्रों का आगमन से निगमन की ओर, ये किन किन शिक्षण सूत्रों का हम कक्षा में प्रयोग करेंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये लेसन प्लान के पहले शिक्षक को इन चीजों में, इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का अगर वो ध्यान रखता है तो आप मानिए कि लेसन प्लानिंग में उसको इन बातों की अगर जानकारी है तो प्लानिंग करने में उसे बहुत आसान होगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमें प्लानिंग के दो बहुत महत्वपूर्ण, देयर शुड बी फुल प्लानिंग, पूर्ण नियोजन होना चाहिए, और प्रॉपर, देयर शुड बी फुल प्लानिंग एंड प्रॉपर प्लानिंग। मतलब कई बार ऐसे होता है कि कक्षा में हम जो सोच के जाते हैं, जैसे हम सोच के जाते हैं, हमारी कक्षा शिक्षण वैसा नहीं हो पाता, लेकिन हमारे पास उसकी भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। तो मतलब प्लानिंग विद इन द प्लानिंग, मतलब हम अपने जो हमने उद्देश्य बनाए हैं शिक्षण के, किसी भी कक्षा में आप जानते बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता। लक्ष्य विहीन नौका कभी पार नहीं लगती। हम घर से निकलते हैं रोज ना, तो भी हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं, आज हम यहाँ जाएंगे, ये काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे। उसी प्रकार टीचिंग के भी है। अगर टीचर कभी भी बिना प्लानिंग के क्लास में जाता है, आप देखिए उसकी एक्टिविटी बताती है, अगर वो प्लान्ड नहीं है, वो उस तरीके से अपनी क्लास को इंटेंड करके उतनी फोकसली अपनी क्लास को रन नहीं कर पाता। तो इसलिए अगर हमारी प्लानिंग है तो हमारा फुल एफर्ट लगेगा, ये महत्व है, हमारा फुल एफर्ट। हम घर से प्लान्ड है, हम कॉन्फिडेंट, देयर टीचर विल बी कॉन्फिडेंट इन टीचिंग, वो कॉन्फिडेंट रहेगा अगर वो प्लानिंग करके आया। दूसरी बात, वो एक रैपिड, ही विल इजिली मेक ए रैपिड विद स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने प्लानिंग की है, उसने स्टेप्स क्लियर किए हुए हैं, तो वो प्लानिंग करते समय वो एक रैपिड टीचर अपने स्टूडेंट के साथ इजिली मेंटेन कर पाएगा। दूसरी बात, जो टफ एरियाज हैं वो पहले से उसने सोचा हुआ है, तो वो टफ एरियाज पहले से क्लियर होने के कारण उसकी टीचिंग में क्लैरिटी आएगी। देयर विल बी क्लैरिटी इन हिज टीचिंग, इन अ टीचर्स टीचिंग। Teacher will able to make a suitable environment for learning, क्योंकि उसने प्लानिंग की है, स्टेप्स क्लियर है, तो वो भटकेगा नहीं। Right from the beginning, when he or she is entering in the classroom, when a teacher is entering the classroom, and up to when he is going out of the classroom, जब से वो आएगा और जब तक वो जाएगा, उसकी सारी चीजें बहुत ही क्रमबद्ध हो जाएंगी। सारा का सारा उसका काम विद इन दी क्लासरूम इन्वायरमेंट, वो जो भी टीचर के रूप में काम करेगा, टीचर टॉट के बीच में जिस प्रकार के रिलेशन डेवलप होंगे, जिस प्रकार से इंटरेक्शन प्रोसेस चलेगा, वो सारा का सारा प्लानिंग होने से एकदम व्यवस्थित हो जाता है। टीचर विल एबल टू अचीव हिज गोल इजीली। गोल विल बी अचीव्ड। आप जानते हैं 2 प्रकार के गोल होते हैं, वो आगे मैं आपको स्टेप्स पे आऊंगी तो मैं बताऊंगी। एक हमारे जनरल एम्स होते हैं, एक हमारे स्पेसिफिक एम्स होते हैं। तो वो दोनों प्रकार के जो गोल है वो आसानी से उसके साथ में क्या है कि जब हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं तो हम समय का ध्यान रखते, हम कंसाइज होते हैं अपने ड्यूरेशन पर, हमें कितना टाइम चाहिए वो हम कंसाइज करते हैं, ये इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, फुल यूज ऑफ द ड्यूरेशन,
full and proper use of the given duration. If we are having a class of 40 minutes, then teacher will able to use his time very efficiently. अगर उसने प्लानिंग की है तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे टाइम को, ड्यूरेशन को यूज करेगा. जब हमारे पास प्लानिंग नहीं होती है ना, तो हमारा इंटरेस्ट भी नहीं होता. आप देखिए, हम क्लास में घुसते हैं, निकालो अपनी बुक, अरे ऐसा करो, क्या है, हमारी हर एक एक्टिविटी ऐसे हमें एहसास कराती रहती है कि स्टूडेंट भी ये समझ. हमारे सामने जो बैठा है वो इतना कमजोर अब स्टूडेंट नहीं है, वो बहुत हाईली क्या बोलते हैं, एफिशिएंट, जागरूक है, और वो खूब मल्टीमीडिया से, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और वो सारी बातों को सारे लोगों के बीच में से आता है. समझने की एक अच्छी कैपेसिटी लेकर के वो आया है. तो आप इस बात को समझिए कि वो अच्छी तरीके से इस बात को जान रहा है कि आप किस प्रकार से अपने लेसन को लेके जाने वाले हैं. तो वो जो क्लास में एक सीरियसनेस आता है, एक इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, टीचर जिसमें एक इफिशिएंटली एक क्लासरूम डिसिप्लिन मेंटेन कर पाता है, प्रॉपर वो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाता है, लर्निंग के सारे एनवायरनमेंट को क्रिएट करके एक एफिशिएंटली लर्निंग के लिए एक प्रॉपर पाथ डेवलप कर पाता है. इट ओनली पॉसिबल if we make our lesson plan efficiently. ये जरूरी है. दूसरी बात, हम अगर लेसन प्लान बनाते हैं तो हम मटेरियल एड को बहुत अच्छे तरीके से हम बनाते हैं और उन्हें यूज कर पाते हैं. कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ, यहाँ पर पास में एक कई ऐसे महाराणा प्रताप से संबंधित मूर्तियां लगी हैं. इसी प्रकार से गोरक्षनाथ जी से संबंधित मूर्ति है. इसी प्रकार हमारे कई बड़े हमारे जो है प्रशासन से संबंधित दफ्तर है. अगर हम कोई ऐसे सिविक्स से रिलेटेड, इतिहास से संबंधित या हिंदी भाषा से संबंधित कोई ऐसा पाठ्य योजना पढ़ा रहे हैं, तो हम अगल बगल के इन्वायरमेंट को भी हम प्रयोग कर सकते हैं, उसकी मटेरियल एड को भी, क्योंकि बच्चा उसे रोज देख रहा है, यूज कर सकते हैं. पर हम यूज कब कर सकते हैं, वो अचानक हमारे दिमाग में नहीं आएगा. अगर हमने प्लानिंग की है तो विद इन द क्लासरूम, आउट ऑफ द क्लासरूम, जो इन्वायरमेंट वी आर हैविंग द मटेरियल विच कैन बी यूज्ड एज टीचिंग मटेरियल, इट इज ओनली पॉसिबल इफ वी हैव प्लान्ड प्रीवियसली. ये आसान होगा तभी. तो ये मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम इन बातों, दूसरी बात, हम प्रॉपर टीचिंग स्किल्स को कक्षा में यूज करेंगे. हर एक विषय को पढ़ाने के जो शिक्षण कौशल है वो अलग अलग है. जैसे हम जो जिस प्रकार से मैथ्स टीचिंग होगी, उस प्रकार से लैंग्वेज टीचिंग नहीं होगी. मैथ्स टीचिंग में जहां हम क्वेश्चनिंग का यूज करते हैं, वहां लैंग्वेज टीचिंग में हम बुक मेथड का यूज करते हैं, हम ग्रामर मेथड का यूज, टेलिंग मेथड का यूज करते हैं. इस प्रकार से अलग हम उसी प्रकार से जिस प्रकार हम मैथ्स को पढ़ाएंगे, उस तरह हम साइंस को नहीं. उसमें प्रेजेंटेशन, हम लेक्चर विद प्रेजेंटेशन होता है, या एक्सपेरिमेंट मेथड होता है, लेबोरेटरी मेथड होता है, वो अलग मेथड है. उसके लिए हम अलग तरीके का हमको टीचिंग स्किल्स अपने में डेवलप करनी होती है. तो जिस प्रकार से हम साइंस पढ़ाएंगे, उस प्रकार से हम सोशल साइंस नहीं पढ़ाएंगे. पर अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हम इन बातों को पहले से ही हम सोच लेते हैं कि हम किस प्रकार से हम जो है वो हम अपने हम किस प्रकार, कौन से टीचिंग हम मेथड को हम कक्षा में यूज करने जा रहे हैं. इसको हम पहले से सोच लेते हैं और हम एफिशिएंटली उनको कक्षा में यूज भी कर पाते हैं. ये सब इस कारण संभव हो पाता है क्योंकि हम पहले से ध्यान कर लेते हैं. दूसरी बात ये है कि हमारी टीचिंग स्टेप्स प्रॉपर होता है. जैसे क्लास में हम घुसे, जब हम प्लान नहीं होते, हमें पता नहीं चलता which steps to be taken previously and which steps to be taken afterwards. कौन सा हमें पहले करना है, कौन सा बाद में करना है. लेकिन अगर हमने अपने टीचिंग को प्लान किया है तो हमारे लिए आसान हो जाता है. हम क्या करते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा. जैसे आफ्टर एंटरिंग द क्लासरूम, वी यूजुअली see our classroom and just went towards the blackboard, because blackboard is a well known friend of a teacher. और blackboard में हम सारी एंट्रीज लिखते हैं. ये हमारा सबसे पहला काम है और इसलिए कहते हैं कि ब्लैकबोर्ड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और इसीलिए ब्लैकबोर्ड राइटिंग माइक्रो टीचिंग के स्किल में डाला गया है. क्योंकि ये कहा जाता है कि कक्षा के बाहर
शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र पुस्तक है और कक्षा के अंदर शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र ब्लैक बोर्ड है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड इटसेल्फ ए मटेरियल एड है जो 2 प्रकार के सेंसेस को स्टूडेंट को यूज करने के लिए वो इम्पोज करता है, प्रेशर बनाता है। कौन से 2 सेंसेस यूज होते हैं? एक तो जो आप बोल रहे हैं, और अगर आप ब्लैक बोर्ड में कुछ बना देते हैं, चित्र बनाते हैं कुछ, तो उसको इजिली वो कैप्चर करता है और समझता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट को कंसंट्रेट करता है एक तरफ देखने के लिए, और दूसरी बात यह कि टीचर को देखते रहने और सुनते रहने के लिए, इस बात के लिए वो प्रेशर बनाता है स्टूडेंट के दिमाग में। और ज्यादा देर तक लिखी हुई चीजों को जब 2 सेंसेस, जिस चीज को हम व्हेन वी हियर we memorize only 25%. When we hear and see, we memorize 25%. When we hear, see and do, we memorize above 90%. जितने ज्यादा सेंसेस हम कक्षा में अपने लर्निंग में स्टूडेंट के यूज कर पाएंगे, जितने ज्यादा उनको हम यूज करेंगे, उतने अधिक इन्वॉल्व होंगे, उतना अधिक अगर श्रवण उनके इन्वॉल्व होगी, उनका दृश्य इन्वॉल्व होगा, और उनका हाथ, जब चीजें दिमाग से हृदय में अंडरस्टैंडिंग से आकर हाथ में करने तक आ जाती है, तो हमारी लर्निंग की जो कैपेसिटी है स्टूडेंट की वो बढ़ेगी, और टीचर को स्टूडेंट का कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेटिव टीचिंग की ओर स्टूडेंट टीचर का जो स्टेप है वो और ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं तो प्लानिंग से चाइल्ड सेंटर्ड की टीचिंग के हमें पृष्ठभूमि बनाने में आसानी होती है, और टीचर जो है अक्सर अपनी जो स्टेप्स हैं उसको लेकर फुली कॉन्फिडेंट और निश्चिंत हो जाता है, उसे क्लैरिटी होती है कि मैं आगे चल के क्या करने वाला। दूसरी बात यह है कि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन होता है, और टीचर की ओर सारे स्टूडेंट उसकी ओर ध्यान पूरी तरह से आकृष्ट रखते हैं, क्योंकि टीचर जितना चाहे उतना स्टूडेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को अपनी ओर खींच सकता है। इफ वी इंक्रीज द स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, देन वी आर गोइंग टू बी इफेक्टिव टीचर। तो इफेक्टिव टीचर का क्या है क्वालिटी? इफेक्टिव टीचिंग की एक क्वालिटी है कि हम वी इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन अवर टीचिंग, the easily we are going to achieve our teaching objectives और teaching goals। तो ये हमारा बहुत सरल बात है। देखिए, इसीलिए क्लास में हमेशा इम्पोज करना चाहिए 2 वे कम्युनिकेशन के लिए। 1 वे कम्युनिकेशन क्या है? जैसे मैं अभी आप लोगों के देख रही हूँ, बहुत सारे बच्चे इसमें डाल रहे हैं, मैं उसे पढ़ भी रही हूँ, जो मैं पढ़ पाऊंगी उसको मैं बाद में बताऊंगी भी। लेकिन 2 वे कम्युनिकेशन आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स की प्रतिक्रियाएं आप इसमें डाल रहे हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि मैं आप लोगों तक अपनी बातें कितना पहुंचा रही हूँ। भले मैं उसको सुन नहीं पा रही, पर देख लेने से मुझे ये आसानी हो रही है, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ। पर जब मैं ये चीज नहीं कर पाती, मैं अपना खुद एक वीडियो बना के डालती हूँ, मैं नहीं जानती कि आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए क्या आ रही है, क्योंकि जितना आप मुझसे सीख रहे हैं उतना मैं भी आपसे सीख रही हूँ। क्योंकि इन दी क्लासरूम एक्चुअली टीचर इज अ सीनियर स्टूडेंट एंड ऑल दी स्टूडेंट्स आर जूनियर टीचर्स। जितना शिक्षक विद्यार्थियों से सीखता है उतना ही विद्यार्थी शिक्षक से सीखते हैं। दोनों को एक दूसरे से, वाइस वर्सा, दोनों को एक दूसरे से सीखना है, ये बात आप ध्यान रखिए। हम लीडर जरूर हैं, लेकिन लीडर हम अलग तरीके के लीडर हैं, अपनी बात इम्पोज नहीं करते। नाउ वी आर वर्किंग एज ए फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग। वी गिव मोर चांस टू द स्टूडेंट टू इंटरेक्ट properly in the classroom. We give more chance to the student to present their own feelings, their own achievement, their own problems, their own aspirations. तो अब टीचर्स के रोल में एक पैराडाइम शिफ्ट है, तो हमको ये समझने की जरूरत है। अब वो ऑटोक्रेटिक रोल हमारा नहीं रह गया कि हमने जो बताया वही सत्य है। जो हमारे सामने विद्यार्थी पढ़ के देख के आया है, बहुत सारी उसके पास माध्यम है, वो भी सत्य हो सकता है। ये बात हमें जानने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंटली हम
उसको कर सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट के अंतर्गत वही है कि बैठक व्यवस्था कैसे, सीटिंग अरेंजमेंट है, डिसिप्लिन कैसा है, हाउ वो कंसंट्रेशन उनका कितना है, कितना हमारी तरफ वो ध्यान दे पा रहे हैं, स्टूडेंट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद टीचर्स। और दूसरी बात ये है कि जो इंटरेक्शन प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से चलता है। ये है हमारे क्लास लेसन प्लानिंग का इम्पोर्टेंस। अब क्वालिटी, एक लेसन प्लान हम अच्छा बनाएं, इसकी क्वालिटी पे भी मैं कुछ आपसे बात करना चाहूंगी कि देखिए, अगर हम क्वालिटी लेसन प्लान बनाते हैं तो इतना बात कुछ उसके जो है वो एक कुछ गुण होंगे, वो भी आप जानिए। व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ अ गुड लेसन प्लान। पहला तो ये है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी विल बी वेल प्लान्ड लेसन प्लान होगा, तो उसकी वो एक अच्छा लेसन प्लान होगा। ऑल दीज स्टेप्स आर फॉलोड प्रॉपरली, ये उसका दूसरा क्वालिटी है। सारे स्टेप्स को अच्छे तरीके से, लेसन प्लान हैज बीन मेड एज पर द सब्जेक्ट, विषय के अनुसार पाठ्य योजना बनी है, ये उसकी तीसरी क्वालिटी होगी। दूसरी बात यह है, द लेसन प्लान शुड बी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। पूरा का पूरा पाठ्य योजना बाल केंद्रित प्रकृति का होना चाहिए, ये उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जो उसे एक अच्छा पाठ्य योजना बनाता है। दूसरी बात, संपूर्ण लेसन प्लान जो शुड बी हैविंग अ प्रॉपर और इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन प्लानिंग। कम्युनिकेशन का जो पाथ होगा वो बहुत इम्प्रेसिव होगा। ये एक इफेक्टिव लेसन प्लान की एक बहुत ही अच्छा गुण है। मतलब हम विद्यार्थी के साथ कहाँ बोलेंगे, विद्यार्थी कहाँ बात करेगा, पाठ्य योजना में क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने देखा जब हम लोग बीटीसी में पाठ्य योजना बनाए थे तो उस समय से धीरे धीरे बहुत कुछ सोचा गया हर स्टेप्स पे। व्हाट द स्टूडेंट विल बी डूइंग, व्हाट विल द टीचर एक्टिविटी और व्हाट विल द टीचर स्टूडेंट्स एक्टिविटी, और व्हाट शुड बी द मेथड इन्वॉल्व एट दैट टाइम। ये तक सब हम चीजें लिखते हैं। और व्हाट विल बी द ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी एट दैट टाइम। मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं वो क्लैरिटी के साथ इट शुड बी मेंशन्ड इन द लेसन प्लान एट एवरी स्टेप। ये एक इफेक्टिव लेसन प्लान का सबसे बड़े। दूसरी बात, इफेक्टिव जो लेसन प्लान होगा, गुड लेसन प्लान शुड बी सपोर्टिव टुवर्ड्स स्टूडेंट। मतलब ये विद्यार्थी को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। इट विल नॉट ओनली बी सपोर्टिव फॉर द स्टूडेंट, इट शुड बी सपोर्टिव टू द टीचर ऑल्सो। जब वेग हम बनाएंगे ना तो हमारा पाठ्य योजना कभी भी हमारी उतनी इफेक्टिव नहीं आएगी अगर हम पूरी तरह से सोच करके हम अच्छे तरीके से प्लानिंग, जो मैंने प्लानिंग के दो बातें कही, पूर्ण पाठ्य योजना, पूर्ण नियोजन और पूर्व नियोजन। नियोजन हमेशा पूर्व होता है, तो पहले बनाना और अच्छी तरीके से सारा कुछ सोच करके बनाना। दूसरी बात, हमने कल जो टीचिंग में जो प्रॉब्लम्स को फेस किया उनको भी सोचिए बनाने से पहले, और अगर जो चुनौतियां उस समय आएंगी उनसे भी सीख लीजिए आज के लेसन प्लान को बनाने से पहले, उसको गढ़ने से पहले। तो ये जो चीजें हैं हमारी, जो प्रीवियसली हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस है, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन मेकिंग द नेक्स्ट लेसन प्लान। ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ टीचर्स एंड टॉट। दोनों को कोलैबोरेटिव एफर्ट आना चाहिए। लेसन प्लान शुड नॉट बी ऑटोक्रेटिक इन अप्रोच। इट शुड बी डेमोक्रेटिक इन नेचर। लोकतांत्रिक होना चाहिए। आप जानते हैं हम लोग लोकतंत्र देश में, कक्षा में हर प्रकार का विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ, हमें उन्हें साथ लेके चलना है। पहले बहुत बात आती थी स्पेशल, अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें। 3 तरह के विद्यार्थी हैं, बहुत तेज होंगे। बड़ा क्लास वो है जिनकी जो द स्टूडेंट विच आर हैविंग अ मीडियम अचीवमेंट लेवल, और एक ऐसा क्लास भी है दे आर हैविंग लो अचीवमेंट लेवल। तो लेकिन हमको तीनों को एक साथ लेके चलना है। तो ये सारी बातों को हमें अपने लेसन प्लान में हमें अच्छे तरीके से ध्यान है। इट शुड बी मोटिवेशनल। देखिए, स्टूडेंट जब भी हमसे कोई भी बात पूछे, मैंने अक्सर देखा है, हम लोग परिवारों से हैं, हम लोग समाज में ही हैं। समाज की बहुत सारी चीजें टीचर को भी अफेक्ट करती। मैंने देखा हम लोग घरों से परेशान हैं, कई बार हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो हम उन चीजों को कक्षा में आकर के वो तनाव स्टूडेंट पे नहीं उतार सकते।
हम बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम टीचर का जो जितना वो खुश हो करके, जितना इन्वॉल्व हो करके, जितना प्रसन्नता के साथ स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व होगा, उतना ही प्रसन्नता के साथ आपको आगे की मोटिवेशन स्टूडेंट भी अभिप्रेरित करेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि जितना स्टूडेंट को हम अभिप्रेरित करेंगे, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देना, देयर शुड बी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी उसकी तरफ से ऐसा प्रश्न आता है जो आपको लगता है इस स्तर पे विद्यार्थी को जानकारी होनी चाहिए, तो भी वी शुड बी सपोर्टिव इन नेचर। हमको ये ध्यान रखना है कि हमको हर हाल में विद्यार्थी को सीखने के लिए सपोर्ट देना है। उसके लिए हम जो भी तरीके, जो भी स्ट्रेटेजीज हम अपना सकते हैं वो हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात, एक अच्छा पाठ योजना अपने सारे गोल्स को अच्छे तरीके से विद इन द टाइम वो पा लेता है। आपको मालूम है आज मेरे भी 2 गोल हैं आपसे जुड़ने के साथ। एक जर्नल एम है, जर्नल एम ये है कि मैं आप में एक शिक्षक के सारी फीलिंग्स, सारे एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स मैं आपको दूंगी एज ए टीचर। मैं इंपोर्ट करूंगी आपको ये सारी चीजें, विच कैनॉट बी मेजर्ड, विच कैनॉट बी, कांट बी सीन, दे आर प्योरली थ्योरेटिकल और आई कांट मेजर ऑल दीज थिंग्स। लेकिन मेरे स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, गोल भी हैं कि मैं आज आपको पाठ योजना के कॉन्सेप्ट से, उसके इम्पोर्टेंस से, उसकी नीड से, उसके स्टेप्स से मैं आपको अवगत कराऊंगी, जिससे कि आप उसको समझ जाएंगे, आप उसको जान जाएंगे, आप उसको समझ जाएंगे और आप उसको बनाने लगेंगे। मीन्स तीनों चीजें, तीनों सेंसेस, तीनों स्टेप्स, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और इफेक्टिव, तीनों डोमेन आपके मैं यूज करने का प्रयास कर रही हूँ अपने इस कक्षा के माध्यम से। तो ये तीनों डोमेन को ध्यान में रख करके ही मैंने भी इसकी प्लानिंग की है। रात तक मैं बैठी हूँ, मैं आपको किस तरीके से चलाऊंगी, कौन से स्टेप्स फॉलो करूंगी, ये मैंने भी ध्यान रखा है। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं, ये लेसन प्लान में हमें ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और जो दूसरी बात है कि वी विल बी एबल टू इवेलुएट अवर स्टूडेंट प्रॉपरली, ये एक इफेक्टिव लेसन प्लानिंग का एक सबसे बड़ा जो क्वालिटी है। इवेलुएशन बहुत जरूरी है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इवेलुएशन। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इवेलुएशन दोनों के लिए जरूरी है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट because it evaluates the achievement of the student, or it is equally important for the teacher also because it evaluates the teaching strategy of the teacher। हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि तब हमें पता चलेगा अरे हम जो पढ़ा रहे थे वो कितना आपको समझ में आया, कितना आपको आया कि नहीं आया। मैं आप लोगों से, जो मुझसे जुड़े हैं, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई प्रश्न होगा, तो अगर ये आपको लगता है कि आपने मेरा पूरा लेक्चर सुन लिया, उसके बाद भी आपको प्रश्न होगा, तो आप इस वाले लेक्चर के बाद भी इसमें डाल सकते हैं और आप मुझे अलग से भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये मैं जब आपके प्रश्नों को मैं बाद में देख लूंगी तो मैं उसके उत्तर भी उसमें लिख के डालूंगी। और हो सकता है कभी मैं ऐसी मेरे को आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा तो मैं उसमें आपके उन प्रश्नों का समाधान भी करने का पूरा प्रयास करूंगी। तो प्लीज आप लोग अपने क्वेरीज भी जरूर मुझे मेरे साथ शेयर करिएगा, ये मेरे लिए भी फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आगे मैं जब कभी लेक्चर दूंगी तो मैं उन क्वेरीज को भी अपने साथ में रखूंगी। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो क्लासरूम वर्क है और होम वर्क है, that the both work, class work as well the homework, that should also be emphasized properly in a good lesson plan। कक्षा कार्य और गृह कार्य ये भी दोनों होना चाहिए। पढ़ा के हम निकल गए ये देखना नहीं, वो क्या क्लास में कर रहा है वो भी हम चेक करेंगे और फिर हम उसको घर से भी कुछ ना कुछ करने के लिए देंगे। लेसन प्लान की वो गृह कार्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे दिया जाना चाहिए, ये सब आप लोग जानते हैं। तो कुछ हमें गृह कार्य भी देना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे लेसन प्लान, एक अच्छे लेसन प्लान की क्वालिटीज हैं। अब देखिए, लेसन प्लान बनाने से पहले कुछ स्टेप्स हैं, वो कुछ चीजें हैं जो आप लोग ध्यान रखें। पहला तो ये कि आपको क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, क्या पढ़ाना ये बिल्कुल क्लियर हो जाइए, बिल्कुल। और दूसरी बात, उतना ही कंटेंट चुनिए। जैसे आपको 40 मिनट का पढ़ाना है तो 40 मिनट में आप क्या पढ़ा पाएंगे, दैट शुड बी ओनली सेलेक्टेड। क्या होता है, जब मैं खुद भी क्लासेस में देखती हूँ, बच्चे को 3 पेज का पाठ है, उसको चुन लिया 40 मिनट में।
क्या 3 पेज का पाठ आप 40 मिनट में पढ़ा सकते हैं क्या? 30 पाठ योजना, 30 लेसन है अगर किसी बुक में, मान लीजिए सपोज करिए हिंदी में 30 लेसन है और आपने एक लेसन एक ही दिन में पढ़ा ली, 30 दिन में तो पूरे वर्ष भर का कोर्स ही आपने पढ़ा दिया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि उसको क्लैरिटी कंटेंट को रखिए और सिलेक्शन में कुछ चीजें ध्यान रखिए। क्या चीज ध्यान रखेंगे? टफनेस ऑफ द सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, ये सब चीजें ध्यान रखिए कि उसका प्रकृति क्या है, कितनी वो कठोर है, मतलब कितनी वो कठिन है, उसकी वो नेचर प्रकृति क्या है, कितना उसका इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है, और उसकी ये सारी चीजें आप पहले से उस पर, और लेवल ऑफ द स्टूडेंट, लेवल मतलब लेवल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि महात्मा गांधी के पाठ कक्षा 6 में भी हो सकते हैं और कक्षा 8 में भी हो सकते हैं, और वो जाकर के हिंदी के कक्षा BA और MA के लेवल में भी वो हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट के लेवल के अनुसार कंटेंट डाला जाता है। और टीचर को भी ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हम महात्मा गांधी पर इंट्रोडक्टरी लेसन क्वेश्चन बना रहे, प्रस्तावना प्रश्न, तो हम कक्षा 5 और 6 में तो महात्मा गांधी का चित्र टांग सकते हैं, प्रस्तावना बेटा ये किस महापुरुष का चित्र है, लेकिन हम कक्षा 9 में महात्मा गांधी का चित्र नहीं टांग सकते, क्योंकि कक्षा 9 का विद्यार्थी को मान के चलते कि महात्मा गांधी बापूजी के नाम से वो परिचित है। तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो क्लैरिटी हमको लेवल की होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स की होनी चाहिए, बच्चे की उसके एज ग्रुप की होनी चाहिए, देयर शुड क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, उसकी नीड्स की होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस की, उसके एस्पिरेशंस की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि हमको सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छे तरीके से होनी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, ज्यादातर क्या होता है कि जब हम अनप्रिपेयर्ड तब होते हैं जब हम कंटेंट को अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ते नहीं, और इसके लिए हमारे लिए कोई क्षमा वाली बात नहीं है। अगर हम हिंदी के शिक्षक हैं तो हमें हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। इफ यू आर टीचर एजुकेटर, वी शुड नो द मेथड्स ऑफ टीचिंग, स्ट्रेटेजीज ऑफ the teaching maxims, methods of teaching, how to teach, when to teach, where to teach, how to prepare teachers for the classroom, ये सारी चीजें टीचर एजुकेटर को आनी चाहिए। तो टीचर एजुकेटर, इसी प्रकार आप टीचर हैं तो आपको क्लासरूम के एनवायरनमेंट से आपको की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लेसन प्लान बनाने से पहले सोच लीजिए। ये अगर आपने ये सारी चीजें सोच ली तो आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। और दूसरी बात ये है कि आप शिक्षण के सिद्धांतों से परिचित होइए। शिक्षण के सिद्धांत आप लोग जानते हैं, जैसे लचीलेपन का सिद्धांत, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी इंटरेस्टिंग, इट शुड बी मोटिवेशनल। ये शिक्षण के सिद्धांत, इट शुड बी प्लान्ड, इट शुड बी हैविंग अ सर्टेन गोल्स। ये सब इट शुड बी, देयर शुड बी ऑब्जेक्टिविटी, देयर शुड बी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट, इट शुड बी सपोर्टिव, ये सपोर्टिव इन नेचर होना चाहिए। तो जो ये चीजें हैं ये हमारी टीचिंग के प्रिंसिपल्स हैं। और शिक्षक को भी शिक्षण सिद्धांतों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ये बात आप अच्छी तरीके। दूसरी बात ये है कि हम क्लास को जाने, लेवल को जाने, इंटरेस्ट को जाने, प्रॉब्लम्स को जाने, नीड को जाने, उनके अचीवमेंट को जाने और उनके एस्पिरेशंस को जाने, ये सारी बातों का भी हम जानकारी रखें। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर एक विषय के आधार पर पाठ योजनाएं अलग अलग तरीके से बनती हैं। उसमें लेसन टाइप्स में कई पाठ योजनाएं नॉलेज बेस्ड होती हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें नॉलेज पर ही ज्यादा एम्फेसाइज किए। सम लेसन प्लान्स एम्फेसाइज ऑन दी एप्रिसिएशन, उनमें एप्रिसिएशन ज्यादा होता है, और सम लेसन प्लान्स आर स्किल बेस्ड। उसके अलावा सब्जेक्ट जो रिलेटेड लेसन प्लान्स है उनकी वैरायटी बनाने के जो तरीके हैं वो थोड़ा डिफर करते हैं एक सर्टेन स्टेप पे आकर। उसकी बात भी मैं आपसे करूंगी। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि मुझे पाठ योजना पर इम्फेसाइज करना जो आपके लेवल के लिए जरूरी। तो सभी प्रकार की पाठ योजना जो है वो किसी न किसी मॉडल्स ऑफ टीचिंग पर आधारित होती है, जिसमें मुख्य रूप से 4 बातें होती हैं जो पूरी की पूरी पाठ योजना के इमारत को, बिल्डिंग को खड़ा करती है। 4 बातें क्या होती हैं? पहला होता है गोल, जो कि पहला स्टेप है। और गोल किसके लिए बनाया जाता है? वो अचीव तो हम विद्यार्थियों के लिए को दे के करते हैं, पर टीचर बनाता अपने लिए है, क्योंकि वो उसको कक्षा शिक्षण में उसे प्राप्त करना है। इट शुड बी अचीव्ड बाय हिम और हर, बाय अ टीचर इन ड्यूरिंग द क्लासरूम टीचिंग। तो एक वो गोल डिसाइड करता है, जनरल एम्स भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक एम दोनों होते हैं। दूसरी बात एक फिर होता है सिंटैक्स।
सिंटैक्स जो होता है मिडिल का पार्ट होता है, जहां पर वो एक्चुअली प्रिपरेशन फॉर टीचिंग से हम रिलेटेड ये पार्ट कह सकते हैं, जिसमें हम टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या होगी, टीचिंग मेथड क्या होगा, टीचिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे, टीचिंग मैक्सिम्स क्या होंगे, हम ये सारी बातें डिसाइड करते हैं. व्हाट शुड बी द मटेरियल एड, where from where we can be having our material aid, whether it should be prepared by me or it can be obtained from anywhere. ये क्या होगा, how it will be used, where it will be used, और what will be the steps of teaching. ये पूरा का पूरा जो पार्ट है एक्चुअली जो क्लास में टीचर यूज करता है, वो सारा का सारा पार्ट जो है वो सिंटैक्स है, जिसे हम संरचना कहते हैं हिंदी में. और जो तीसरा बात है वो है सोशल सिस्टम, जिसे हम कहते हैं सामाजिक तंत्र. ये सामाजिक तंत्र का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्लास में कौन होता है, टीचर होता है और टॉट होता है. टीचर और टॉट के कुछ दोनों के अपने उत्तरदायित्व होते हैं ड्यूरिंग टीचिंग. इसलिए कहा यह जाता है कि जो टॉट है, वो जो पढ़ रहा है, वो हमेशा स्टूडेंट जो है टीचर से हाफ एफर्ट करता है. इफ टीचर इज लर्निंग, स्टूडेंट विल वॉक. If student is walking, वो teacher is walking, student will stand. If teacher is standing, student will sit. If teacher is sitting, student will sleep. If teacher is sleeping, then the knowledge of the student will die. मतलब हमको स्टूडेंट के से डबल एफर्ट करना है, और एफर्ट इस रूप में भी करना है, बहुत कठिन है. अपनी बातों में मैं आपको बताऊं, कहा यह जाता है कि ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है कि टीचर क्लास में, मैं आपके साथ लगभग 1 घंटा भी हुआ नहीं है, 10-15 मिनट बाकी है, लेकिन मैं इतनी देर से आपको अपने साथ जोड़ रख पा रही हूँ, उसके लिए मुझे बहुत सोचना पड़ा. और आपको भी, क्योंकि आप तो बड़े हो गए हैं, आप जानते हैं कि इसको सुनने से हमें कुछ जानकारी मिलेगी, बट द क्लासरूम वेयर यू आर गोइंग टू इंटर, वो वहां पर वो लेवल के स्टूडेंट नहीं होंगे. अप टू 8th क्लास वो किशोरावस्था होती है, एडल्ट वो होते हैं, वो सॉरी एडोलसेंस होती है उन बच्चों में. तो एडोलसेंस के दिमाग इधर उधर जाता है. उससे पहले प्राइमरी के स्टूडेंट्स होते हैं, प्राइमरी के स्टूडेंट्स और छोटे होते हैं, तो उनको उनकी जरूरतें बार बार उनको ध्यान दिलाना बहुत कठिन होता है. कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बनाए रखना उनका बहुत कठिन होता है. तो ये जो चीजें हैं ये सोशल सिस्टम में है कि टीचर और टॉट के रिलेशन कैसे होंगे, कौन से संप्रेषण प्रविधि का हम इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे, स्टेप्स क्या होंगे, ये सोशल सिस्टम है. और अंत में आता है हमारा सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम सहयोगी तंत्र कहते हैं, जैसे जिसमें हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे इसको हम ध्यान रखते हैं. इवैल्यूएशन को हम डिसाइड करते हैं किस किस स्टेप पे व्हाट विल बी द क्राइटेरिया, व्हाट विल बी द मोड ऑफ इवैल्यूएशन. मोस्टली हम क्लास में इवैल्यूएशन करने के कुछ ही तरीके हम यूज करते हैं. जैसे हम लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हैं, हम विद्यार्थी को बुला करके कुछ करा करके भी इवैल्यूएट कर सकते हैं. हम क्वेश्चनिंग से जो सबसे इंप्रेसिव है क्वेश्चनिंग है. क्वेश्चनिंग को जितना डिस्ट्रीब्यूट करके, जितना अधिक से अधिक हम कक्षा में विद्यार्थियों से पूछेंगे, लास्ट बैक बेंचर से पूछेंगे, आगे बैठने वालों से पूछेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके ज्यादा इन्वॉल्वमेंट क्वेश्चन से करेंगे, और जितना अधिक क्वेश्चन हम पाठ्य योजना में बनाएंगे, उतना ज्यादा हम क्लास के कक्षा की पाठ्य योजना को हम जितना सिंथेसाइज करेंगे, जितना उसका विश्लेषण कर पाएंगे, उसका एक आधार मात्र है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उत्तर बनाइए अपनी पाठ्य योजना में. ये सबसे अच्छा मोड है इवैल्यूएशन का. तो ये पाठ्य योजना बनाने के, ये पाठ्य योजना की मुख्य ये 4 चीजें हैं जो एक पाठ्य योजना में इंक्लूड होती हैं. अब पाठ्य योजना के स्टेप्स पर मैं आ रही हूँ, जो मेरा अंतिम है. देखिए, आप पाठ्य योजना बनाने के पहले आप लिखिए, आपका डेट लिखिए, आप क्लास लिखिए, आप सब्जेक्ट लिखिए, आप पीरियड ऊपर डालिए और ड्यूरेशन डालिए. ये सारी चीजें ऊपर डालिए और अपने सब्जेक्ट के नीचे टॉपिक लिखिए. ये सब भी विषय में कॉमन होता है. This format is common in all these subject. यहाँ पर सभी विषयों में कॉमन होता है. उसके बाद हमारा आता है जर्नल एम. जर्नल एम के बारे में मैं आपको उदाहरण दे भी चुकी हूँ. जर्नल एम लिखिए. जर्नल एम हमारे थ्योरेटिकल होते हैं, दे आर वास्ट इन नॉलेज, दे कांट बी मेजर्ड, और ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ये विषय से संबंधित होते हैं, प्रकरण से, दे आर नॉट रिलेटेड टू टॉपिक, विषय से संबंधित होते हैं. जैसे मातृभाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में गणितीय योग्यता उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को योग्य बनाना कि वो भाषा का अपने दैनिक जीवन में अच्छे प्रकार से प्रयोग कर सके. तो ये जो सारी चीजें विद्यार्थियों के वैज्ञानिक साइंटिफिक अप्रोच टू डेवलप साइंटिफिक अप्रोच अमंग स्टूडेंट, ये जो चीजें हैं ये इस प्रकार ये जर्नल एम्स है.
उसके बाद स्पेसिफिक एम होते हैं जिसके तीनों डोमेन है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, ये तीनों को हम ध्यान में रख के अपने स्पेसिफिक एम बनाते हैं। बच्चा जानकारी लेगा, ज्ञान लेगा, समझ बोध होगा और फिर वो करने लगेगा अनुप्रयोग। क्योंकि जब तक अनुप्रयोग हाथ तक नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, तब तक देना ज्ञान बेकार है। जानकारी अगर दिमाग तक ही रह गई और उसका यूज प्रॉपर जीवन में, क्योंकि शिक्षा जीवन के लिए है और जीवन किसके लिए है? समाज के निर्माण के लिए, वतन के निर्माण के लिए। तो ये तभी हो पाएगा जब उसी प्रकार से हम कक्षा में अपने विशिष्ट उद्देश्यों का प्रयोग, दीज आर प्रैक्टिकल इन नेचर, दे कैन बी मेजर, दे आर एकदम, दे आर टोटली फोकस्ड ऑन द टॉपिक। और ये एक दिन में दे कैन बी मेजर्ड, और ये टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड होते हैं। ये उसी दिन, आज मेरा जो स्पेसिफिक है वो आज का आज मेरा, मैं इसे अचीव कर लूंगी, आपको मैं जब लेसन प्लान आपका खत्म करूंगी। तो ये जो है ये हमारे बनाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हम प्रीवियस नॉलेज लिखेंगे, पूर्व ज्ञान जिसे कहते हैं, ये हम रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पे विद्यार्थियों को हम जो है गणित में पढ़ा रहे हैं ट्राइंगल के वो नियम हम कुछ पढ़ा रहे हैं, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर हम ये रेखा गणित में ये पढ़ाने जा रहे हैं, इसका मतलब विद्यार्थी ट्राइंगल के जो आकृति है उससे, वो फिगर से वो परिचित है। तो ये हमारा पूर्व ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार अगर हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, हम शिवाजी का कोई हम पाठ पढ़ा रहे हैं, महात्मा गांधी की कोई सीख पढ़ा रहे हैं, तो विद्यार्थी महात्मा गांधी से परिचित है। तो हम कुछ इस प्रकार के उनके लेवल पे वो किस चीज से परिचित हो सकते हैं, ये हमको जानकारी रख के पूर्व ज्ञान, क्योंकि पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, हमें जो है असेसमेंट ऑफ प्रीवियस नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि यही आगे चल के विद्यार्थी को हम आगे हमारा लेसन प्लान के पूरे प्रारूप को डिसाइड करता है। तो इसे बहुत ध्यान से असेस करिए कि पूर्ण। और दूसरी बात, आपने अगर कल कोई लेसन प्लान पढ़ाया, मान लीजिए आज वो उसके आगे पढ़ा रहे, तो जो कल आपने पढ़ाया, जैसे लेखक बनारस तक पहुंच गया, कोई पाठ है मैं किसका मामा हूँ, अगर मान लीजिए कोई पाठ है और लेखक बनारस तक पहुंच गया, वो अंदर गंगा जी के गया, उसके सारे कपड़े वो बालक उठा के भाग गया, आपने वहां तक पढ़ा दिया, तो उसके आगे पूछिए। मतलब फिर हमारा वही जो पुराना पाठ हमने पढ़ाया है, अगर आपने रेखा गणित में आगे बच्चे को ट्रायंगल पढ़ा दिए, तो ट्रायंगल पर पूछिए। तीन आकृति, तीन लाइन से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, उसमें तीनों उनके पंक्तियों के बीच से घिरी आकृति में कितने कोण होते हैं, उसी पर। और ये भी आप अच्छी तरीके से जानिए, वो हमारा जो है वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होंगे। और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के पूर्व आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि हम उसके बाद में, हम प्रीवियस नॉलेज के बाद हम मटेरियल रिक्वायर्ड भी हम एसेस करें। कौन कौन सी पार्ट है, हम बहुत आसान मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हमको हमेशा ही लगता है हाथी का बच्चा हम नहीं ले जा सकते क्लास में, हम हल्दी घाटी नहीं ले जा सकते। कई लोग ये सोचते हैं कि पीले रंग की वो कौन सी चीज सब्जी में डालती है, हल्दी, और नदी कहाँ से होके बहती, घाटी, और मिला के दोनों क्या हल्दी घाटी, ये नहीं है सही। हल्दी घाटी का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया, अगर वो जानते हैं बच्चे, तो वही हमारा प्रीवियस नॉलेज हो गया। और हल्दी घाटी हम हल्दी घाटी का कोई चित्र, उससे संबंधित किसी जो लड़े उनका चित्र, इस प्रकार का कोई चित्र स्पष्ट लिखिए। महाराणा प्रताप का चित्र, अगर हम लाल किले का चित्र, या जो हम ले जा रहे हैं, हम कागज के बनाए हुए त्रिकोण, त्रिभुज, जो भी हम ले जा रहे हैं, त्रिभुज ले जाएं, त्रिकोण हम ले गए, या हम वहां पर आयत ले जा रहे हैं, जो हम ले जा रहे हैं। कोई चित्र राधा और कृष्ण का, जन्माष्टमी है, अगर हम भगवान कृष्ण का कोई मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, और इस प्रकार का हम प्रतिबिंबित करते हुए कोई चित्र लेगा, और चित्र ये याद रखिए, कोशिश ये करिए उसे हाथ से बनाइए, विद्यार्थियों की सहायता से बनाइए। और अगर हम ऐसा कुछ चित्र ले, उसमें सीधे लिखिए बालक कृष्ण का माखन खाते हुए चित्र। तो ये सब हमारा, ये हम वहां पर लिखेंगे। और उसके बाद जो हमने प्रीवियस नॉलेज एसेस किया है, उसके आधार पे हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं प्रस्तावनात्मक प्रश्न। प्रस्तावनात्मक प्रश्न 3 से 4 बनते हैं, आप जानते हैं। और पहले प्रस्तावनात्मक प्रश्न पर ही दूसरा प्रश्न बनता है। जैसे हमारे देश के ध्वज का क्या नाम है, किस नाम से पुकारा जाता है, तिरंगा। उसे तिरंगा क्यों कहा, क्योंकि पहले का तो तिरंगा, क्योंकि उसमें 3 रंग है, तीनों रंगों के नाम बताओ। आप देखिए उसी से बन रहा है लाल। ये उसके बीच में क्या बना है, अशोक चक्र। और आज हमारा प्रकरण क्या बच्चों, आप उसके बारे में क्या जानते हैं, अशोक चक्र। और अशोक चक्र आपने प्रकरण डाला, वहीं से क्लास में एंट्री होती है। क्लास में पढ़ाना प्रकरण डालने से, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से शुरू होता है, और प्रकरण हमने डाला और उसके आगे हम पढ़ाना शुरू करते हैं। और तो प्रकरण जो है वह अशोक चक्र हम ऊपर लिखेंगे, और हमारा
समस्यात्मक प्रश्न चौथा हो जाएगा, और उसी को ध्यान में रखते वो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव हम करते हैं। तो स्टेटमेंट उद्देश्य कथन क्या करते हैं बच्चों, आज हम सभी मिलकर के अशोक चक्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं पढ़ाऊंगा नहीं लिखा जाता, हम अध्ययन करेंगे मिलजुल करके। कोलैबोरेटिवली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी अशोक चक्र। हम मिल करके आज हम पढ़ेंगे, ये याद रखिए। मैं पढ़ाऊंगा वर्ड नहीं है, तब बच्चे को ये लगेगा आज मैडम हमारे साथ इस बात को हमारे साथ मिलजुल करके हम आज ये पाठ पढ़ेंगे। यहाँ तक हर पाठ योजना में एक ही तरीके की बात होती है, और उसके बाद हम प्रेजेंटेशन पर आ जाते हैं, जहां से यही हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से ही टीचर क्लास में पढ़ाना शुरू करता है। स्टेटमेंट से हर एक का अलग अलग और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सबका अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आप भाषा पढ़ा रहे हो तो आपका आदर्श वाचन होगा, है, उसके बाद अनुकरण वाचन आएगा, फिर आपका काठिन्य निवारण आएगा, उसके बाद आपके बोध प्रश्न आएंगे। लेकिन अगर आप भाषा नहीं पढ़ा रहे, आप इफ यू आर गोइंग टू टीच क्या बोलते हैं सोशल स्टडी, तो आप सोशल स्टडी में क्वेश्चन शुरू करेंगे, फिर कहीं बच्चा अटकता है तो वहां पर आप टीचर्स स्टेटमेंट देंगे, जहां पर टीचर द्वारा स्पष्टीकरण या टीचर शिक्षक कथन होगा, और फिर उसी कथन पर इस प्रकार से हम व्याख्या देते हुए बच्चों को बताते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, प्रश्न पूछेंगे। इस प्रकार अगर आप गणित पढ़ा रहे तो पूरा का पूरा आप सवाल देंगे और प्रश्नोत्तर विधि से आप पूरा पढ़ाएंगे। अगर आप मान लीजिए व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो हम उदाहरण देंगे। वो उसी प्रकार से पाठ योजना बनेगी कि बच्चों राम दिल्ली जा रहा है, ये लिखा जाएगा, तो इसमें राम क्या है, संज्ञा है, और वह कल दिल्ली से आएगा। राम किस राम के स्थान पे कौन सा शब्द प्रयोग हुआ, वह, तो वह क्या है, ये सर्वनाम है। तो ये हम प्रश्न पूछेंगे और बच्चा उसका उत्तर देता जाएगा। तो हम प्रश्नोत्तर विधि से हम आएंगे, नियमीकरण करेंगे और उसके बाद सिद्धांत बताएंगे। तो इस प्रकार से आगमन निगमन जो भी हम विधि, उस प्रकार से जो बीच का पार्ट है प्रेजेंटेशन वाला जो वो है, वो सब्जेक्ट के आधार पर जिस प्रकार की आप विधि का प्रयोग करेंगे। आप अगर एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं तो आप दिखाते हुए, बच्चों से कराते हुए, बच्चे देखते रहेंगे, टीचर प्रश्न पूछता रहेगा, तो प्रश्न में आप जो सारे प्रश्न टीचर्स एक्टिविटी में लिखेंगे और जो बच्चे संभावित उत्तर देंगे वो स्टूडेंट्स रिस्पांस में लिखेंगे, और जो मेथड आप यूज करेंगे वो मेथड में लिखिए, और ब्लैक बोर्ड पर क्या आता रहेगा, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, वो एक तरफ लिखिए। 4 कॉलम आपके प्रेजेंटेशन से बनने लगेंगे। तो इस प्रकार ये आपका पूरे लेसन प्लान में प्रेजेंटेशन वाला जो पार्ट है वो एज पर द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, वो मेथड ऑफ द सब्जेक्ट इवॉल्व्ड, ये इसके आधार पर अलग अलग हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद जहां पर प्रेजेंटेशन खत्म होता है, सबका अलग अलग है, जैसे लैंग्वेज का अलग होगा, मैथ्स का अलग होगा, साइंस का अलग होगा, सोशल साइंस का अलग होगा। तो इस प्रकार से लैंग्वेज में भी हिंदी इंग्लिश को लैंग्वेज का असर होता है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे सब्जेक्ट का नेचर है उसके आधार पर प्रेजेंटेशन वाला जो पार्ट है वो बनता है। वही वो पार्ट है जहां पर सोशल सिस्टम आता है और टीचिंग हमारी मेथड्स यूज होते हैं, हमारे टीचिंग स्ट्रेटेजीज यूज होती है, हमारे टीचिंग प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। ये सारा पार्ट हमारा वही है जहां पर हम प्रस्तुतिकरण देते हैं। प्रस्तुतिकरण वही पार्ट है जो हमारे विषय के आधार पर थोड़ा अलग होता है। उसके बाद में इवैल्यूएटरी क्वेश्चन हम अंत में करते हैं जब हमारा प्रेजेंटेशन पूरा हो जाता है, और तब वो इवैल्यूएटरी क्वेश्चन अक्सर हम 10 से 15 मिनट पूर्व हम करना शुरू करते हैं, अगर 40 मिनट का प्लान है। जो इवैल्यूएटरी क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द होल ऑफ द प्लान, होल ऑफ द लेसन विच हैव बीन टॉट बाय यू। जितना आपने आज पढ़ाया है, वो जितना आप उसको पढ़ा देंगे, वो सारे का सारा प्रश्न पूरे के पूरे पाठ पर वो केंद्रित होगा। तो वो सारे का सारा एक हम मिला जुला हम ध्यान देने के लिए, हालांकि बीच में बहुत प्रश्न पूछते रहेंगे उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने के लिए, लेकिन हम उसके बाद भी इवैल्यूएटरी क्वेश्चन करते हैं जिससे कि विद्यार्थी को हम एक एज ए होल उसको इवैल्यूएट करें उसके अचीवमेंट को। और उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड राइटिंग जो हमने किया है आज तक, उसको हम उनको क्लासरूम में क्लास वर्क, ब्लैक बोर्ड राइटिंग का जो स्टेप आता है, और ब्लैक बोर्ड राइटिंग के बाद हम निरीक्षण कार्य करते हैं, इंस्पेक्शन वर्क करते हैं, वो हम स्टूडेंट को वो हम स्टेप लिखते हैं जो वो ब्लैक बोर्ड राइटिंग अपनी क्लास वर्क में उतारता है, टीचर उसको क्लास में चेक करे।
वो इंस्पेक्शन वर्क है। और घूम घूम करके क्लास में स्टूडेंट के सिटिंग पोस्चर को भी देखे कैसे बैठा है और हाउ ही और शी इज राइटिंग, वो किस प्रकार से लिख रहा है, ये भी टीचर को ध्यान देना चाहिए। आपको मालूम है टीचर इन्हीं चीजों को ध्यान नहीं रखता, इसीलिए लर्निंग का या बैठने की जो गलतियां हम शुरू से करते हैं लिखनी, देखिए कई बच्चे गलती से लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं लेकिन अंत तक वो लेफ्ट से ही लिखते जाते हैं। अगर शुरू में इन सब चीजों को ध्यान रखें, किस प्रकार से किताब को पकड़ना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठ करके लिखना है, कैसे हमारी पोस्चर रहेगा बैठते समय, कैसे हमें ध्यान देना है, कैसे खड़े होना है, ये भी सब टीचर को बीच बीच में इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। इसके लिए अप्रोप्रिएट सजेशन भी टीचर को देना चाहिए। और आफ्टर गिविंग द क्लास वर्क टीचर शुड गिव होमवर्क आल्सो। होमवर्क बहुत ज्यादा आप ऐसा भारी मत दे दीजिए कि वो सारे विषयों में उसको मिल जाए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हो, जो आपको जरूरत समझ में आती है जिसे वो एक्टिवली घर में खेलते खेलते और वो सीख ले, इस प्रकार का कोई होमवर्क आप दीजिए। तो इस प्रकार का होमवर्क देने के साथ ही आपका पाठ योजना समाप्त हो जाती है। एक बात और, कई लोग ये कहते हैं कि जो फाइनल का लेसन प्लान है वो भी मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ। फाइनल लोग कहते हैं फाइनल का जो लेसन प्लान है उसमें होमवर्क नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? पाठ योजना हमेशा पाठ योजना है। फाइनल क्लास में भी जब टीचिंग करने में, जब आप जब आपकी एग्जाम होगा फाइनल टीचिंग करना, वो भी आपको 40 मिनट का बनाना चाहिए। भले आप पढ़ा 10 मिनट पाते हैं, 15 मिनट पाते हैं, 20 मिनट, जब तीनों इवेल्युएट होते हैं आप नहीं पढ़ा पाते, लेकिन लेसन प्लान के जितने स्टेप्स हैं, all these steps should be involved in your lesson plan। ये आप ध्यान रखिए, they all should be included, ये आप ध्यान रखिए। तो इसलिए पाठ योजना तभी पूरी है जब उसमें होमवर्क भी दिया जाए। इस प्रकार से हम पाठ योजना को लिखें। और एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि ये कई बार होता है, हम पाठ योजना बनाते हैं, उससे कुछ चीजें कक्षा में अलग हो जाती हैं, हम जिन प्रश्नों को सोच के जाते हैं। लेकिन आप एक बात अच्छी तरीके से ध्यान ले, अगर आपने पाठ योजना अच्छे तरीके से बनाई है तो आपने पहले कंटेंट को पूरा पढ़ा है, फिर क्वेश्चन बनाया, फिर आपने उसके संभावित बच्चों के स्तर को ध्यान में रख के बनाया है, तो बहुत डिफर नहीं करती, बिल्कुल वैसे ही चलती है जैसा आप बनाते हैं। ये चीजें धीरे धीरे आ जाती हैं। 1-2 लेसन प्लान बनाने के बाद में ये आपको तरीका पता चल जाएगा। जितनी खूबसूरत आप पाठ योजना बनाएंगे उतना खूबसूरत आप पढ़ाएंगे, क्योंकि वो आपके एफर्ट का प्रतिबिंब है। एक्चुअली लेसन प्लान इज अ मिरर ऑफ योर एफर्ट विच you made it before entering the classroom। वो मिरर है आपके एफर्ट का जो आपने पाठ योजना लिख करके बनाई है। तो ये रिटर्न फॉर्म है आपके क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटजी का, कैसे आप क्लासरूम में पूरी तरह से चले। तो आज मैं आपको यही सब आपको बताना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने को समझ में आया होगा। इसमें बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो इंक्लूड हो सकती थी। मैंने प्रयास ये किया है कि मैं सारे एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचाऊं, आप लोगों को समझाने का प्रयास किया मैंने, और इसको मैंने ध्यान भी रखा। तो मैं दोबारा बहुत आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SCERT UP। I am thankful to all the teacher educators. I am thankful to all the students which are listening to me, and I am thankful to all the organizers of these online classes, and I am thankful to Dr. Dwivedi which have been always in the contact with me, inspiring me and giving me full support. And thanks all to all the students and all the teacher educators, administration of SCERT। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो और अपना आप सभी लोग ध्यान रखें और एक अच्छे अध्यापक की तरह राष्ट्र के निर्माण में अपना पूरा सहयोग दें, अच्छे तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण लें। बहुत बहुत धन्यवाद।